आइए एक बेहद खतरनाक और मुश्किल पहाड़ी एक्सपेडिशन यानी अभियान की कल्पना करते हैं। चारों तरफ अनजान रास्ते हैं, जोखिम बहुत बड़ा है और आगे बढ़ने के लिए अपने मुख्य गाइड पर पूरा विश्वास होना जरूरी है। अब जरा सोचते हैं, अगर पूरी टीम अचानक डर जाए, आगे बढ़ने से मना कर दे और एक तरह का विद्रोह कर दे, तो आखिर क्या होगा? उस एक अकेले म्यूटिनी यानी विद्रोह का नतीजा कितना भयानक हो सकता है? आज के इस विश्लेषण में इतिहास की एक ऐसी ही सबसे बड़ी और तनावपूर्ण एक्सपेडिशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसे कादिश बार्निया का अभियान कहते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये नेतृत्व यानी लीडरशिप और विश्वास पर एक मुकम्मल और बेहतरीन स्टडी गाइड है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज के इस अध्याय के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, नेतृत्व की विफलता। दूसरा, पीढ़ियों पर पड़ने वाला प्रभाव। और तीसरा, कांसे के सांप की टाइपोलॉजी। तो चलिए सीधे पहले भाग में चलते हैं, द लीडरशिप फेलियर यानी नेतृत्व की विफलता। ये विषय मुख्य रूप से नंबर्स की किताब के 14वें अध्याय पर आधारित है। कादिश बार्निया की ये घटना दरअसल नेतृत्व का एक बड़ा ही क्लासिक केस स्टडी है। इजरायलियों की एक्सपेडिशन टीम ठीक उस अनजान भूभाग के मुहाने पर खड़ी थी, जिसे प्रॉमिस्ड लैंड यानी प्रतिज्ञित देश कहा गया। मंजिल उनके ठीक सामने थी, लेकिन बिल्कुल एक ऐसी टीम की तरह जो डर के मारे अपने ही एक्सपेडिशन लीडर के खिलाफ मुठनी कर देती है, उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। अपने मार्गदर्शक पर उनका विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा संकट क्षमता या ताकत का बिल्कुल नहीं था, ये पूरी तरह से विश्वास का संकट था। यहाँ 2 अलग-अलग गुटों का बड़ा सटीक और दिलचस्प कंपैरिजन सामने आता है। एक तरफ थी द मेजॉरिटी यानी वो बहुसंख्यक आबादी, मिस्र से निकले वो वयस्क पुरुष जिनके पास विश्वास की भारी कमी थी। जब मुश्किलें आई तो उन्होंने तुरंत डर को चुन लिया। वहीं दूसरी तरफ थे द एक्सेप्शंस यानी कुछ अनोखे अपवाद, केलेब और जोशुआ। जब हजारों की भीड़ घबरा रही थी और पीछे हटने की मांग कर रही थी, तब ये दोनों बिल्कुल अलग खड़े थे और उन्होंने नेतृत्व पर अपना अटूट विश्वास दिखाया। असल में संकट के समय विश्वास ही वो अकेली चीज है जो डरती हुई भीड़ और सच्चे अनुयायियों के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अब आते हैं इस अध्याय के दूसरे हिस्से पर, द जनरेशनल कॉन्सिक्वेंस, पीढ़ियों पर पड़ने वाला प्रभाव। एक ऐसी भयानक विफलता जिसके नतीजे एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग पीढ़ियों को भुगतने पड़े। 2 अलग-अलग पीढ़ियों का भविष्य एक ही घटना से कैसे तय होता है, ये देखना सच में बेहद हैरानगीज है। एक तरफ वो वयस्क आबादी थी जिसने आगे न बढ़ने का फैसला लिया, और दूसरी तरफ थे उनके आने वाले बच्चे। देखिए, जब विश्वास टूटता है ना, तो उसके परिणाम सिर्फ एक पल तक या एक इंसान तक सीमित नहीं रहते। यहाँ एक ऐसी भविष्यवाणी होती है जो इन दोनों पीढ़ियों के लिए बिल्कुल अलग और एक दूसरे के एकदम विपरीत नियति तय करती है। आखिर उस वयस्क आबादी का अंजाम क्या हुआ, जिस आबादी ने नेतृत्व पर शक किया? उन्हें प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने से हमेशा के लिए रोक दिया गया। वो उनकी तय मंजिल थी, लेकिन उन्हें रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ दिया गया और आखिरकार वहीं उनका अंत हुआ। और ये सिर्फ एक कंसेप्चुअल कहानी नहीं है, बल्कि नंबर्स के 26वें अध्याय आयत 63 से 65 के अनुसार इतिहास में ये पूरी तरह से सच साबित हुआ। जिस जेनरेशन ने अपने गाइड पर ट्रस्ट नहीं किया, वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकी। वो सिर्फ एक गलत फैसले और डर के कारण सालों तक वहीं भटकते रहे। लेकिन कहानी का ये हिस्सा सबसे ज्यादा हैरानकुन और दिलचस्प है। असल में वयस्क इजरायली इस बात से डर रहे थे कि अगर वो आगे बढ़े तो उनके बच्चे दुश्मनों द्वारा लूट या प्लंडर बना लिए जाएंगे। उन्होंने पीछे हटने और अपने डर को सही ठहराने के लिए अपने ही बच्चों की सुरक्षा का बहाना बनाया। पर आगे क्या हुआ? ईश्वर ने भविष्यवाणी की कि जिन बच्चों को लूट समझा जा रहा था, वही बच्चे असल में आगे चलकर उस प्रतिज्ञा देश पर विजय प्राप्त करेंगे। कमाल की आयरनी है ना? जिस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा डर था, वही आगे चलकर उनकी जीत और विजय का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम भाग की तरफ, द ब्रॉन्ज सर्पेंट टाइपोलॉजी। यहाँ नंबर्स 21 के अध्याय में रेगिस्तान का एक भौतिक संघर्ष एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक उद्धार से जुड़ जाता है। इस आखिरी बिंदु को समझने के लिए पहले इस एक शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। आखिर ये टाइपोलॉजी होती क्या है? देखिए, टाइपोलॉजी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना, व्यक्ति या प्रतीक है जो आने वाली किसी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सच्चाई को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले ही दर्शा देता है। एक तरह से फोरशैडोइंग है। ये इतिहास की किसी घटना को
भविष्य की किसी बड़ी सच्चाई के साथ जोड़ती है ताकि सीखने वाले इस गहरे कनेक्शन को आसानी से समझ सकें। तो इस एक्सपीडिशन में वो प्रतीक, वो सिंबल क्या था? जब इजरायली रेगिस्तान में भटक रहे थे और जहरीले सांपों का शिकार हो रहे थे, जो दरअसल उनके अपने ही विद्रोह का नतीजा था, तो उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा ही अनोखा उपाय दिया गया। एक कांसे का सांप बनाकर उसे एक लंबे खंभे पर ऊंचा उठाया गया। ये एक बहुत ही सिंपल परंतु शुद्ध विश्वास का टेस्ट था। जो कोई भी उस ऊंचे उठाए गए सांप की तरफ देखता, वो बच जाता। अब आइए सोचते हैं, क्या किसी निर्जीव चीज को दूर से देखने भर से जहर का असर खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये किसी दवाई का असर नहीं था। ये पूरी तरह से अपने लीडर, अपने मार्गदर्शक के दिए गए उपाय पर विश्वास करने का अंतिम पाठ था। उन्हें सिर्फ भरोसा करना था। और यही वो पॉइंट है जहां ये पूरा अध्याय अपने सबसे शक्तिशाली बिंदु पर पहुंचता है। जॉन एफ वॉलवॉर्ड के नोट्स यहाँ एक बड़ा सटीक निष्कर्ष सामने रखते हैं कि कांसे से बना सर्प जिसे खंगे पर उठाया गया था, वो सूली पर चढ़ाए गए मसीह का प्रतीक है। ये एकदम सीधी और स्पष्ट प्रोफेटिक लाइन है। जिस तरह रेगिस्तान में भटकते हुए लोगों को भौतिक मृत्यु यानी फिजिकल डेथ से बचने के लिए सिर्फ उस खंबे पर उठाए गए सांप की ओर विश्वास के साथ देखना था, ठीक उसी तरह जॉन 3:14-15 बताता है कि आध्यात्मिक उद्धार या स्पिरिचुअल सैल्वेशन के लिए सूली पर उठाए गए मसीह पर विश्वास करना आवश्यक है। प्राचीन काल का वो फिजिकल उपाय आने वाले कल के स्पिरिचुअल उद्धार का एक बिल्कुल परफेक्ट प्रतीक बन गया। खैर, अंत में कादेश बारनिया का ये अभियान सिर्फ एक ऐतिहासिक गलती या रेगिस्तान में भटकने की पुरानी कहानी नहीं है। ये ट्रस्ट और डाउट, डर और भरोसे का एक बहुत ही जीवंत चित्र है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आइए अध्ययन समाप्त करने से पहले इस पर गौर करते हैं, क्या डर या विश्वास किसी भी अभियान की अंतिम दिशा तय करता है? एक सच्चा नेतृत्व हमेशा विश्वास की मांग करता है, फिर चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन, डरावना या अनजान क्यों न हो। कादेश बारनिया हमें यही सिखाता है कि जब पूरी भीड़ डर के आगे घुटने टेक देती है, तब कुछ गिने चुने अपवाद ही होते हैं जो विश्वास पर कायम रहते हैं। डर और विश्वास के इस गहरे फर्क के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ये सच में एक ऐसी बात है जो लंबे समय तक जहन में ठहर जाती है।